हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करते हैं एनसीईआरटी क्लास है, ये तीसरा लेसन है। तो आज हम इसमें इस लेसन में हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता की कहानी है। इसमें 2 बच्चे होते हैं, पुराने भवन का संरक्षण करते हैं। जसपाल और हरप्रीत नाम के 2 बच्चे होते हैं, घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे होते हैं। उन्हें देखा कि कुछ उ उन्होंने देखा कि कुछ लोग खंडहर के घर की तरफ तारीफ़ कर रहे थे, जिसे गली के बच्चे भूतिया घर कहा करते थे। एक ने कहा कि इसकी वास्तुकला को देखो। बच्चे ने कहा, क्या आप कहीं लकड़ी पर इसकी सुंदर नक्काशी देखेंगे? दूसरी ओर महिला ने कहा, हमें मंत्री जी से पत्र लिखना चाहिए। तो वह खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करेंगे। यह सब सोचकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इसके पुराने खंडहर के से लोगों का इतना लगाव क्यों है। तो इस इन दोनों के विचारों बच्चों के विचार और एक महिला थी और इसमें हड़प्पा सभ्यता की कहानी का बहुत विशेष रूप से चर्चा की गई है। तो इस लेसन में मैं आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से हड़प्पा की कहानी पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। ठीक है? एक कहानी के माध्यम से बताना चाहता है जसप्रीत है और क्या नाम था उसका? हरप्रीत और जसपाल थे, 2 बच्चे थे, ठीक है? तो 150 साल पहले रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी कहाँ? पंजाब के, ठीक है? और तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। जो हड़प्पा पूरा स्थल मिला है, तो वह जो इंडिया का पहले ही भाग था, अ, मतलब अखंड भारत के नाम से जाना, फिर आज़ादी के बाद पाकिस्तान देश बन गया, ठीक है? उसी के पाकिस्तान में ही है वर्तमान में। उन्होंने सोचा कि ये ऐसा एक खंडहर है, जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा से खंडहरों से हज़ारों ईंट उखाड़ ले गए। ठीक है, जैसे आप ही रहेंगे वेस्ट चीज़ें पड़ी हुई हैं अगल-बगल, तो आप सोचेंगे उसको यूटिलाइज़ कर लें, यूज़ कर लें, ठीक है? तो वो जो इंजीनियर थे ना, वो खंडहर गए और अच्छी ईंटें मिलेंगी, वहाँ जाकर सोचा ये हड़प्पा खंडहरों से वहाँ हज़ारों ईंटें उखाड़ लाए। जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई, इससे कई इमारतें पूरी तरह क्या हो गई? क्षतिग्रस्त हो गई, नष्ट हो गई। उसके बाद 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूँढा। तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक था। इस नगर की खोज सबसे पहले बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में से जो इमारतों और चीज़ें मिली हैं, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया है। ठीक है? जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया है। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ है। यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट है बाबू, आप लोग नोट कर लीजिएगा, 4700 साल पहले शहरों का निर्माण हुआ है। ठीक है? इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है? अब देखिए इसमें एक एरिया है, ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हुए हैं, जो सटा हुआ इलाका, ठीक है? देखिए यहाँ पे है, ये जो इलाका, ठीक है? यहाँ से लोथल है ना, तो अरब सागर, ये देखिए भारत का नक्शा है, ये भारत है, ठीक है? यहाँ पाकिस्तान है, देखो मोहनजोदड़ो है, चंदोदड़ो है, सिंधु घाटी, सिंधु नदी है, झेलम नदी, चेनाब नदी है, रावी नदी है, हड़प्पा नदी है। यहाँ देखिए राखीगढ़ी है, कालीबंगा है, ठीक है? यहाँ लोथल है, धौलागिरी है, सुरकोत्ता है, यहाँ अरब सागर है, ठीक है? तो इस लेसन में एक और हेडिंग आ गई है, इन नगरों की विशेषताएँ क्या थी? तो इन नगरों को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग था, लेकिन ऊँचाई पर बना था। पूर्वी हिस्सा बड़ा था, लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊँचाई ऊँचाई वाले जो भाग थे, तो पुरातत्वविदों ने यानी आर्कियोलॉजिकल ने नगर दुर्ग नाम दिया है, ठीक है? निचले हिस्से को उन्होंने नगर नाम कहा है, ठीक है? दोनों हिस्सों की चारदीवारियों पक्की ईंटों से बनाई गई थी। उनके मतलब मान लीजिए आपने घर बनाया, उसके चारों तरफ आपने राउंड अप बाउंड्री करवा ली। उसी तरह जो वहाँ के लोग थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, तो वहाँ अपनी तरफ चारों तरफ से एक दीवार खड़ी कर दी। ईंटें इतनी अच्छी पकी हुई थी कि हज़ारों साल बाद भी आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे, जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहा करती थी। ठीक है? कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। ये जो मोहनजोदड़ो है, देखा? यहाँ महान स्नानागार बनाया गया है।
पूछता है महान स्नानागार कहाँ है? मोहनजोदड़ो में। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो में कौन सी चीज पाई जाती है? तो अब महान स्नानागार कहा जाता है। तालाब को बनाने में ईंटें प्लास्टर का इस्तेमाल भी हुआ है। पानी के रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई है और इस सरोवर में दो तरह से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई है। ठीक है, चारों ओर कमरे बनाए गए हैं, भरने के लिए पानी कुएं से है। ठीक है, यहाँ चित्र भी है, देखिए देखिए, इधर भी सीढ़ी है, इधर भी सीढ़ी है जाने के लिए। देखिए यहाँ पे कुआं भी बनाया गया है, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, यह देखिए। ठीक है, मोहनजोदड़ो में एक सड़क के उसमें बना है क्या, ऊपर क्या है, नाला बना है, ऊपर नाले एक कुआं भी यहाँ बना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि चीजें ऐसे ही रैंडमली बता दी गई हैं। चारों ओर कमरे बनाए गए थे, भरने के लिए कुएं से निकाला जाता था, उपयोग के बाद उसे खाली कर दिया जाता था, उस जगह को जो पानी स्टोर होता था कि काई वही ना पकड़े, और बहुत विशेष अवसरों पे तो खुला था। नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे, जैसे कोई त्योहार आ गया, खिचड़ी आ गया, इस समय देखा जा रहा है। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। देखिए कालीबंगा है, ये वाला इलाका और ये वाला, यहाँ से किस चीज के अवशेष मिले हैं? अग्निकुंड के। ठीक है, इस चीज को नोट कर लीजिएगा आप लोग अपने नोट्स में। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों से बड़े गृह भंडार मिले हैं। कौन कौन चीज है? हड़प्पा है, ये देखिए, मोहनजोदड़ो है, ठीक है, और लोथल है, ये वाला इलाका। इन तीनों स्थानों से मिलने वाले क्या है? भंडारगृह। जो भंडारगृह का मतलब जो अनाज रखने के लिए, स्टोर करने के लिए, जैसे इस समय क्या है, गोदाम बनाई गई है वर्तमान में, और वैसे उस समय था। ये महान स्नानागार का चित्र है, आप डायग्राम देख सकते हैं ये चित्र। हड़प्पा के नगरों की ईंटों की चिनाई देखिए, कितने अच्छे से ये मिस्त्री चिनाई किया था, कितनी खूबसूरती तरीके से आज भी वे सुरक्षित पड़ी हुई है। भवन, नाले और सड़कें। भवन और नाले और सड़कें, तो ये टॉपिक तो बड़ा ही शानदार है और मजे से हम लोग पढ़ेंगे भी। इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिल होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था। देखिए क्या था, घर के आंगन के चारों ओर कमरे भी बनाए जाते थे। जैसे वर्तमान में देखिए, बीच में अंगना बना दिया जाता है और बगल बगल कमरे बनाए जाते हैं। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर, मतलब नहाने के लिए, जैसे आज तो बाथरूम नहाने के लिए, ठीक है, कुछ घरों में तो कुएं भी मिले हैं, आज भी हैं कहीं कहीं। कई नगरों में ढके हुए नाले भी थे। इसे सावधानी से सीधी लाइनें बनाया जाता था। नाली में हल्की ढलान होती थी, क्या, जैसे टेपर होता था, टप्पर, जैसे यहाँ से पानी गिरा, सट से नीचे आ जाएगा, एक ढलान होती थी, ढलान नुमा। घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। जो घर का स्टोर पानी होता था, पाइपों के माध्यम से लोग नाले में गिरा रहे हैं, तो यही चीजें थे। तो नालों को ढकने के कारण इन्हें जगह जगह पर मेन होल बनाए जाते थे। मेन होल साफ सफाई करने के लिए, इसके जरिए शहरों में देखो रहता है ना, उसी तरह सफाई की जाती थी। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया जाता था। अब देखिए वहाँ का नगरीय जीवन कैसा था हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। यह यहाँ पर ऐसे लोग रहते रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे हुए थे। यहाँ के शासक थे, यह संभवतः ये थे कि शासक लोग भेज कर दूर दूर तक धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मन के सोने चांदी से बने आभूषण जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे, ऐसी कल्पना कर रहे हैं कौन, विद्वान लोग। नगरों में लिपिक भी होते होते थे, जो मुहरों पर लिखे होते थे। शायद इन चीजों पर लिखे होंगे जो बच नहीं पाए होंगे। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों और किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे, वहां से उपयोगी वस्तुएं भी लाते थे, और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से और कहानियां। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जो बच्चे खेलते थे, जो दिखाई देते हैं। ये देखिए मुहर है, ये मिट्टी के खिलौने हैं, ठीक है। सबसे ऊपर मैं आपको दिखा दिया हूँ, मोहनजोदड़ो की एक सड़क है, उसमें बना एक नाला है, देखिए ये इसका डायग्राम चित्र है, ठीक है। और बाईं ओर हड़प्पा से एक मुहर मिली है, ये जो मुहर है क्या है, इसमें देखिए जंतु भी है, ये कुछ लिपि लिखी गई है, ठीक है, जो अभी पढ़ी जा नहीं सकी है। प्राचीनतम उदाहरणों में से विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन यह पता नहीं चल पाया कि इसका अर्थ क्या है। दाईं ओर पक्की मिट्टी के कुछ खिलौने भी है, ये वाला। नगर और नए शिल्पकार।
ठीक है? नगर और नए शिल्पकार। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं, उन्हें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे और कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई जाती थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। इससे तांबे और कांसे और औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन भी बनाए जाते थे। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक। देखिए ये क्या है, पत्थर के कुछ बाट हैं, ठीक है, मनके भी हैं, ठीक है, कुछ फलक भी हैं। ये देखिए इसमें दिखा ना, कालीन पत्थरों से बनाए गए, पत्थरों के काट कर तराश कर मनके बनाए गए हैं। इसके बीच छेद है, इसके बीच छेद है मनके के, ठीक है। डाल का माला बनाई गई, ये वाला दिख रहे हैं ना आप, मध्य में दाएं पत्थर से धारदार फलक है, ये वाला, ठीक है। कढ़ाईदार वस्त्र और एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है जो पत्थर से बनी मूर्ति के मोहनजोदड़ो से मिली। ये देखिए जो मूर्ति है ना, पत्थर की बनी हुई है, देखिए कितनी खूबसूरती से बनाया गया। कढ़ाई वस्त्र पहने गए, कपड़े भी पहना दिए गए, तो कितने पहले के लोग आर्किटेक्चर में बहुत ही ज्यादा विद्वान थे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें भी बनाया करते थे। इन आयताकार पृष्ठों में मोहरों पर समांतर जानवरों के चित्र मिले हैं। देखिए इसमें दिखा देता हूँ, ये देखिए मोहर है, इसमें जानवर के चित्र भी बनाए गए हैं, ठीक है। तो चीजें मैं आप लोगों को अवगत कराता चला जाऊंगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किया करते हुए होंगे, खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते होंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती। कभी कभी पूछ देता कपास की खेती किस इलाके में हुई, तब बता देंगे मेहरगढ़ कितने साल पहले, तो 7,000 साल पहले, ठीक है। मोहनजोदड़ो से कपड़ों के कुछ अवशेष भी मिले हैं, जिसमें चांदी और एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे के वस्तुओं से भी चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी या फ्यान से बनी तकलियां, सूत कताई के भी संकेत मिले हैं। इनमें अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। वाकई में बात तो सही है, उन्हें अच्छा प्रशिक्षण मिला होगा। कुछ खास चीजें जिन्हें खास प्रशिक्षण लेना पड़ता था, जैसे पत्थर तराशना वाकई में बहुत बड़ी बात है। कहीं एक भी छीनी लग गई गड़बड़, भाई टूट के निकल जाएगा। तो मन के चमकाना या फिर उस मोहरों पर चित्रकारी करना, ठीक है। और इस मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया था, जो भाई भी मैं दिखाया हूँ। देखिए ये वाला, ये देखिए कितना आकर्षण बनाया गया है। आज बनाना पड़ता तो अरे राम ही राम, बनाने इतना सीखने के बाद भी नहीं बना पा रहे हैं। दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है, और किसी विशेष मूर्तिकार का ही काम हो सकता है, ठीक है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ भी नहीं होता, बात भी सही है। आज के डेट में भी देखिए हर आदमी विद्वान तो हो नहीं जाता। सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे। फिर केवल महिलाएं ही, शायद कुछ महिलाएं पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। फ्यांस, फ्यांस का मतलब होता है, फ्यांस एक पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें फ्यांस का कृत्रिम रूप तैयार किया जाता था। बालू स्फटिक पत्थरों के कुछ चूर्ण हैं जो गोंद मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती है। जैसे मान लीजिए उसमें देखिए 3 चीज मिलाई जाती थी। बालू था, स्फटिक पत्थर के जो क्या थे, जो महीन चूर्ण होते हैं, ठीक है। उसमें क्या था, गोंद मिलाकर उसमें एक मिट्टी होता है, लेप बना लिया जाता था। उसमें जैसे अब ढांचा, इस समय देखिए वर्तमान में मूर्ति जो बनाई जाती है, मिट्टी तैयार कर ली जाती है, एक सांचा होता है, उसमें मिट्टी डाल के प्रेस कर दिया जाता है, तो डिजाइन निकल जाती है। उसी तरह प्राचीन काल में भी, हड़प्पा सभ्यता के कार्यकाल में भी ये चीजें थी। उसमें नीले और हल्के समुद्री हरे रंग होते थे। फ्यांस से मनके बनाए जाते थे, चूड़ियां बनाई जाती थी, बालें और छोटे बर्तन भी बनाए जाते थे। कच्चे माल, देखिए इसमें हेडिंग है कच्चे माल कहाँ-कहाँ से उपलब्ध थे। कच्चे माल उन पदार्थों को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से या फिर किसानों के पशुपालक उनका उत्पादन करते थे। जैसे कि लकड़ी, ठीक है, जैसे कि लकड़ी या धातुओं से अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इस इनसे फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती थी। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई कपड़ा भी तैयार किया जाता था। वाकई में बात भी सही है, कच्चा माल तो उपलब्ध होगा तो आसानी से कंपनी वाले या जो फैक्ट्रियां लगाई गई हैं आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, कताई बुनाई कपड़ा भी तैयार कर लिया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई तरह की कई चीजें वहीं मिलती हैं, जो लेकिन वहाँ तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों को दूर-दूर से आयात किया जाता है। आयात का मतलब ये होता है कि आप मान लीजिए किसी राज्य में उत्तर प्रदेश में हैं और आपको मध्य प्रदेश में अपना सामान लेना है, तो आप जाके वहाँ से क्या लेंगे? वो चीज़ लेंगे, वो निर्यात करेंगे, आप उसको लेंगे तो उसी को आयात कहते हैं। हड़प्पा के लोग आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते हैं। वाक़ई में बात भी सही है, यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता है, ठीक है? कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन है।
जिसे कांसा के नाम देखिए कांसा कैसे बनता है एग्जाम में पूछता है, ये 100% पूछेगा, इम्पोर्टेंट है, आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है? मैं मार्क भी कर देता हूँ, ये वाला देखिए, जो कांसा है, ठीक है? इसमें तांबा और टिन मिलाकर क्या बनाया जाता है? कांसा बनाया जाता है। आधुनिक ईरान और अफ़गानिस्तान से भी किया जाता है। सोने का आयात देखिए आधुनिक कर्नाटका और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात और ईरान, अफ़गानिस्तान से भी किया जाता है, ठीक है? अब देखिए इसमें कुछ चीज़ें भी हैं देखिए ये पहले के खिलौने बनाए गए थे, बैलगाड़ी की तरह बनाया गया ना खींचने के लिए। कुछ चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ये क्या था पहिए का आविष्कार भी उसमें देखिए दिखाया गया है। इन चित्रों से देखने पे खिलौने एक-दूसरे से मुहर हैं। तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए साधनों का प्रयोग क्या करते थे? उस समय तो बैलगाड़ी चली होगी और क्या चला होगा समथिंग ये देखिए। और नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन, लोग नगरों के अलावा गाँव में भी रहते थे, अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों के लिए क्या बनाते थे? लेखकों के लिए, दस्तकारों के लिए खाने खाने के सामान देते थे। वो भाई स्वाभाविक है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते थे, तो बेचते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। ज़मीन की जुताई के लिए हल का भी प्रयोग किया गया है, ठीक है? हड़प्पा काल, हल तो नहीं बचा, ये देखिए हड़प्पा काल का क्या है? ये वाला देख रहे हैं ना ये, हल है भाई। लकड़ी से बनाए गए जो हल को आकार के खिलौने मिले हैं, हल के आकार के। भाई स्वाभाविक है, जब जो चीज़ आदमी देखता है वही बनाता भी है। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी इसलिए सिंचाई के लिए लोग कुछ तरीके अपनाया करते थे सिंचाई के लिए पानी का संचय भी किया करते थे, स्टोर करते थे पानी को। ज़रूरत पड़ने से उसमें फसलें भी सिंचाई की जाती थी। हड़प्पा के लोग गाय-भैंस और भेड़-बकरियाँ और पालते थे। बस्ती के आस-पास तालाब भी बनाए जाते हैं। आज भी देखिए तालाब बनाए गए जाते हैं। चारागाह भी होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों को झुंडों में पानी की तलाश में दूर-दूर तक जाना पड़ता था। बैर के कुछ फल को भी इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी किया करते थे, हड़प्पा के लोग। गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर या सूक्ष्म निरीक्षण जो गुजरात का इलाका है, ठीक है? जिसमें कच्छ है। कच्छ के इलाके में खादिर बेत और किनारे धौलावीरा नगर बसा हुआ था। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ। हड़प्पा सभ्यता के कई नगर जो 2 भागों में विभक्त होता था। धौलावीरा नगर के 3 भागों में बाँटा गया था। हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊँची-ऊँची दीवारें बनाई गई थी, अंदर जाने के लिए बड़े प्रवेश द्वार आज भी देखिए कहीं बड़े-बड़े जो नगर है वहाँ पे बहुत बड़ा गेट बना दिया जाता था। पहले वहाँ पे हड़प्पा कालीन में वो भी बने थे। नगर में एक खुला मैदान भी था, ठीक है? जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता था। यहाँ मिलने के लिए कुछ अवसरों पर अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े अक्षरों के पत्थर में खुदा खुदा पाया गया है, ठीक है? जैसे क्या है वहाँ कोई कार्यक्रम किया जाता था तो वहाँ जो राजा-महाराजा लोग थे क्या थे वही जो अभिलेख का मतलब है तो पत्थरों पे उत्कीर्ण किए जाते बड़े नक्काशी के द्वारा नक्काशी लकड़ियों में संभवतः लकड़ी में भी जड़ा गया था। एक एक देखिए अनोखा अवशेष है कि आमतौर पर हड़प्पा के लोग लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर भी पाए जाते हैं। गुजरात में खंभात की खाड़ी में एक देखिए साबरमती नाम की एक उपनदी भी है, किनारे पर बसा हुआ क्या है लोथल का नगर है, ठीक है? ऐसा स्थान है जहाँ कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल भी आसानी से उपलब्ध है। पत्थरों और शंख और धातुओं द्वारा बनाई गई चीज़ों का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। नगर में एक भंडार गृह भी है। इस भंडार गृह से कई मोहरें और मुद्रांकन और मोहरबंदी गीली मिट्टी से दबने से बनी उनकी छाप है। लोथल का एक बंदरगाह है भाई देखिए यहाँ तालाब की तरह है लोथल का एक बंदरगाह है जहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता था। ठीक है? यहाँ एक इमारत मिली है इनके मनके बनाने का भी काम किया जाता था। ठीक है? जैसे फैक्ट्री होती थी उस समय की वहाँ की। पत्थर के टुकड़े मिले हैं, अधबने मनके मिले हैं। अधबने मतलब आधा कुछ छोड़ दिया गया जैसे बन गया छोड़ दिए वैसे मनके बनाने के उपकरण भी वहाँ और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं, ठीक है? बने हुए। ये देखिए मुहर है, ठीक है? मुद्रा है।
यानी कि मुहर, मुद्रांकन या मुहरबंदी। मुहरों का प्रयोग सामान से भरने और उन डिब्बों थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले पे मतलब क्या था, एक स्थान से दूसरे जगह से भेजा जाता था। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं भेजा जाता था। ठीक है? 1 सेकंड। तो सभ्यता का अंत कैसे हुआ? अभी भी देख लीजिए, लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। मोहर और बाटों का भी प्रयोग बंद हो गया। दूर-दूर तक कच्चे माल का भी आयात कम हो गया। मोहनजोदड़ो से सड़क किनारे कचरे के ढेर मिलने लगे। जैसे आज भी देखिए सड़क पर मिलते हैं कचरे के ढेर। जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई। सड़कों पर झुग्गी-झोपड़ियाँ लोग बनाने लगे। यह सब क्यों हुआ? कुछ पता नहीं है। विद्वानों का कहना है नदियाँ सूख गई होंगी, जंगलों का विनाश हो गया होगा। इसी कारण ईंट पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ी होगी और इसके अलावा मवेशियों में बड़े-बड़े झुंडों का चारागाह और खास घास वाले मैदान भी समाप्त हो गए होंगे। इलाकों में बाढ़ आ गई होगी, लेकिन इन कारणों से स्पष्ट नहीं हो पाता है। सभी नगरों का अंत कैसे हो गया? क्योंकि नदियों के सूखने का असर कुछ इलाकों में हुआ। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। आधुनिक पाकिस्तान के हिंद और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई। लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में भी नई नई छोटी बस्तियों में जाकर बसने लगे। पूर्व देखिए इधर पूर्वी और पश्चिमी था, तो इधर पूर्व पूर्व का इलाका था, ठीक है? पूर्व का, और नीचे जो इलाका था दक्षिण के इलाके में आके बसने लगे। इससे 1400 साल पहले नगरों का विकास हुआ था। ठीक है? अब इसमें एक देखिए मिस्र मिस्र की सभ्यता के बारे में भी आप पढ़ेंगे जाके आगे। तो इसमें देखिए एक मिस्र मिस्र नाम का एक देश है, ठीक है? एक एटलस में आप देख लीजिए, लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी के दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लोगों के लिए अपनी सेनाएं दूर-दूर तक भेजते थे। इन्होंने बड़े मकबरे बनवाए और पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। राजाओं ने मरने के लिए उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी भी कहा जाता है। कभी-कभी आप जाने जो शव होता है, लाश होती है, अपनी भाषा में जानिए, जो लाश होती थी उसमें एक पदार्थ लगाकर उसकी बॉडी पर जो शव होता था उसे रख दिया जाता था, उसी को मम्मी कहा जाता था। वो खराब नहीं होती थी बॉडी, मतलब सड़ती नहीं थी। उन शवों के साथ और अनेक चीज़ें दफ़नाई जाती थी, जैसे उसमें खाद्य पदार्थ थे, ठीक है? पेय पदार्थ भी थे, वस्त्र थे, गहने थे, बर्तन थे, वाद्य यंत्र थे बजाने के लिए, हथियार थे और जानवर भी शामिल थे। कभी-कभी तो उनके साथ सेवक और सेविकाओं को भी दफ़ना दिया जाता था। इतिहास में शवों को दफ़नाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन-दौलत खर्च किया गया। इसमें कुछ देखिए इम्पोर्टेंट उपयोगी शब्द वर्ड हैं, उपयोगी शब्द है नगर है, नगर दुर्ग, शासक है, लिपि है, मुहर है, शिल्पकार, धातु, विशेषज्ञ, कच्चा माल, हल, सिंचाई। इसको मैंने अभी एक्सप्लेन भी किया ऊपर, आप देख भी सकते हैं। इसमें देखिए इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, एक चीज़ है, ठीक है? ये मेहरगढ़ की कपास की खेती लगभग 7000 साल पहले हुई है। नगरों का आरंभ लगभग 4700 साल पहले हुआ। हड़प्पा नगरों का अंत देखिए 3900 साल पहले। अन्य नगरों का भी विकास लगभग 2500 साल पहले हुआ। दोस्तों, थैंक यू सो मच। अब मैं इस चीज़ को जो मैं आप लोगों को पढ़ाया हूँ और ये जो लेसन है एक्सप्लेन मैंने करने का प्रयास भी किया है। किसी प्रकार की क्वेरीज़ हो, समस्या हो तो आप कमेंट के माध्यम से सवाल पूछ सकते हैं। मैं जवाब देने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ और आप लोगों का सपोर्ट होगा तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। और टेलीग्राम का भी चैनल मैंने जॉइन कर दिया है और उस पे आप जॉइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।